अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। वजीर आज़म इमरान खान चीन का 4 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच चुके हैं और हुकूमत की जानिब से इस दौरे को इंतहाई कामयाब करार दिया जा रहा है। हुकूमत का कहना है कि वजीर आज़म के इस दौरे के समरात मुस्तकबिल में नजर आएंगे। चीनी सरमायाकारों ने पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी का ऐलान किया है, जबकि चीन बहुत जल्द पाकिस्तान में अपनी इंडस्ट्री मुंतकिल करने का काम शुरू कर देगा। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने आज पाकिस्तान पहुंचने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि चीन की क़यादत से 21 सेक्टर्स पर बात हुई है, जिनमें सीपैक के 4 बुनियादी सेक्टर्स शामिल हैं। ओवरऑल 21 सेक्टर्स के ऊपर जो है वो बातचीत हुई है, जिसमें जो हमारे सीपैक के ऊपर जो 4 बुनियादी शोबे हैं, जिसमें आईटी है, इसके साथ आपका टेक्सटाइल है, इसके साथ आपका ये जो चावल है उसकी जो एक्सपोर्ट है, उसके साथ आपकी जो यहाँ पे जो एक बड़ी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का क़याम है उसके ऊपर जो है वो बातचीत हुई है। इसके बाद जो हमारी जो इंडस्ट्री यहाँ पे इस वक्त शिफ्टिंग होनी है चाइनीज़ इंडस्ट्रीज़ की, उसके ऊपर बात हुई है। इसके अलावा वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी इस दौरे को तारीखी दौरा करार दिया है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि चीनी क़यादत के साथ तमाम स्ट्रेटेजिक मामलात पर बातचीत हुई है, सीपैक मंसूबों पर पेशरफ्त पर बात हुई है और फॉलोअप मीटिंग्स के लिए वो और चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी दोबारा चीन जाएंगे। वज़ीर आज़म की एक मुफस्सल नशिस्त हुई सदर शी जिनपिंग के साथ। जितने चीन और पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक मामलात हैं उसका हमने अहाता किया। इतनी जामे और इतनी क्लैरिटी के साथ जो मैंने ये नशिस्त देखी है पहले कभी नहीं देखी। अफ़गानिस्तान को उठा के देख लें, इस वक्त तक जो पाकिस्तान ने इक़दामात उठाए हैं अफ़गानिस्तान के अमन के लिए, उस पर चीन मोतरफ़ है। जब मैं मार्च के आखिर में यहाँ फॉलोअप नशिस्तों के बाद जब चीन जाऊँगा तो उसमें जो चेयरमैन सीपैक हैं उनको भी साथ लेकर जाएंगे, ताकि जो कुछ हमने हासिल किया है उसको अमली जामा पहनाने में हम मज़ीद आगे बढ़ें। वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि चीन की सिमत वाज़ेह है और पाकिस्तान इसमें नुमाया है। आज पाकिस्तान वापसी से पहले वज़ीर आज़म इमरान खान की चीनी सदर शी से अहम मुलाकात हुई, जिसमें दोनों की जानिब से सीपैक के दूसरे फेज़ में तेज़ी लाने के अलावा टेक्नोलॉजी, ज़राअत और अवामी बहबूद के शोबों में ताउन वसी करने की बात की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना के खिलाफ जंग में चीनी मदद का शुक्रिया अदा किया और कहा कि चीन की जानिब से वैक्सीन की फरामी से जिंदगियां और मईशत दोनों महफूज रहीं। इस दौरे में वज़ीर आज़म इमरान खान की अपने चीनी हम मनसब के अलावा उज़्बेक सदर और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकातें हुई, जबकि वज़ीर आज़म की चीनी प्राइवेट और सरकारी इदारों की चीफ एग्जीक्यूटिव से भी मुलाकातें हुई। जिसके बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने दावा किया कि चीनी सरमायाकारों ने पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी करने का फैसला किया है, जिसकी तफसीलात जारी की जाएंगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चीन के सदर के दरमियान एक मुलाकात होगी। जो इस वक्त यहाँ पे सीपैक की इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से तफसीलात हैं वो पहले ही हम जो है वो जारी कर चुके हैं और उसकी मजीद तफसीलात आज जो है वो जारी की जाएंगी। जो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की कमिटमेंट्स हुई हैं उनकी तफसीलात जो है वो हम जारी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का दौरा चीन कितना कामयाब रहा और मुस्तकबिल में इसके पाकिस्तान की मईशत पर क्या असरात होंगे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपने हमें शो पे ज्वाइन किया। चाइना विजिट से आप वापस आए हैं वज़ीर आज़म के साथ। इस दौरे की अहमियत इस हवाले से बहुत ज़्यादा थी कि सीपैक मंसूबों में अब तक जो प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में लगे हैं वो लोन और डेट बेस ज़्यादा थे, और अब दूसरे फेज में हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पाकिस्तान में बने हैं वहाँ पे चाइना से इन्वेस्टमेंट आए, वहाँ की इंडस्ट्री यहाँ पे मुंतकिल हो, ताकि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का एलिमेंट है वो पाकिस्तान में बढ़े, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन में इजाफा हो। और इस हवाले से जो है 5 साल इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन फ्रेमवर्क एग्रीमेंट भी साइन होना था चाइना के साथ। किस हद तक उसमें कामयाबी हुई है और कितना इस वक्त इंटरेस्टेड है चाइना पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए? शहजाद, ये जो हमारा सीपैक है इसके 2 या 3 बुनियादी हिस्से हैं। सबसे पहले जब ये शुरू हुआ था तो उस वक्त ये शुरू हुआ था मुशर्रफ साहब के दौर में कि गवादर पोर्ट जो है उसको बनाया जाएगा। उसके बाद जो सेकंड फेज शुरू हुई वो ये हुई कि गवादर पोर्ट को जो हम एक कम्युनिकेशन लिंक्स बना सकें चाइना के साथ, और ऑल द वे मोटरवेज क्रिएट की गई।
और उसके बाद पावर की जो मंसूबे हैं वो लगे। अब तीसरा जो सबसे अहम हिस्सा ये है कि जो ये हमने सड़कें तामीर की हैं, जो मोटरवेज बनी हैं, जो बंदरगाह बनी है, अब इसके राइट लेफ्ट के ऊपर जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए हैं हमने, उनको आबाद किया जाए और इंडस्ट्री यहाँ पे आए। इस इंडस्ट्री में 2-3 तरह की इंडस्ट्रीज जो हैं वो शामिल हैं। एक तो चाइनीज इंडस्ट्रीज, वो इंडस्ट्री शामिल है जो चाइना से रीलोकेट हो रही है दूसरे मुल्कों में। और चाइना से इंडस्ट्री आपको मालूम है कि सिर्फ पाकिस्तान में रीलोकेशन का नहीं है, उनकी इंडस्ट्री जो है वो वियतनाम में भी गई है, उनकी इंडस्ट्री कंबोडिया भी जा रही है, उनकी इंडस्ट्री फिलिपाइन भी जा रही है। और पाकिस्तान ने अपना ये जो हिस्सा है इसको हम इसलिए समझते हैं कि हमें एडवांटेज है इस वक्त कंबोडिया, वियतनाम और बाकी मुल्कों पे कि हमारे यहाँ जो लेबर कॉस्ट है वो इन तमाम मुल्कों से सस्ती है, लिहाजा हम समझते हैं कि बड़ी लुक्रेटिव ये एक काम है। अच्छा, अब ये जो पहला मरहला था जिस तरह आपने कहा ये डेट बेस्ड था या उसमें चीजें आनी थी, अब तीसरा ये जो मरहला है ये इन्वेस्टमेंट बेस्ड है और इससे कर्जों में इजाफा नहीं होगा बल्कि हमारे यहाँ जो लेबर है उसको जॉब्स मिलेंगी, इंडस्ट्री यहाँ पे आएगी। तो ये जो दौरा था वज़ीर आज़म साहब का, इसके 2 हिस्से थे। एक हिस्सा तो जो स्ट्रेटजिक हमारे उनके चीन के और पाकिस्तान के जो स्ट्रेटजिक मामलात हैं उसको लेकर के था, और दूसरा हिस्सा CPEC और मईशत से मुतालिक था। ये जो पहला जो मुलाकातें हुई हैं कल, जो प्राइम मिनिस्टर ली से हुई, आज प्रेसिडेंट शी से हुई, और उसके अलावा 21 सेक्टर्स हैं जिनकी मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के लोगों ने प्राइम मिनिस्टर साहब से बात की। अब यहाँ पे ये मैं आपको बता दूं कि चूंकि ये प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जो थे चाइनीज और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और हम लोग जो थे, हम लोग एक ओलंपिक्स के लिए एक बबल क्रिएट किया गया है। हम लोग चूंकि उस बबल में थे तो हम लोग आपस में तो मुलाकातें कर सकते थे, लेकिन जो इन्वेस्टर्स की मुलाकातें हुई वो वीडियो लिंक में हुई क्योंकि वो बाहर से ओलंपिक विलेज में अंदर नहीं आ सकते थे। लिहाजा जो 21 सेक्टोरल इंडस्ट्री जिनसे मुलाकातें हुई हैं और उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ली से और प्रेसिडेंट शी से मुलाकातें हुई हैं, और मिल के अगर मैं आपको इस तमाम जो 4 दिन का जो दौरा था उसका लुब्बे लवाब दूँ तो वो ये है कि जो पाकिस्तान और चीन की जो शराकतदारी है उसमें इंशाल्लाह मजीद वुसअत पैदा होगी। और आप देखेंगे कि आगे चल करके ये जो 5 साल का इंडस्ट्रियल एग्रीमेंट का जो मुआहदा हुआ है उसके साथ जो 21 जो सेक्टर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान आके सरमायाकारी करनी है, इससे पाकिस्तान का ये जो दूसरा मरहला है CPEC का या तीसरा मरहला है, इसकी जो गेन्स हैं ये असल सब्सटेंटिव गेन्स हैं CPEC से। अच्छा फवाद साहब, ये भी बताइएगा कि आपने अपने कल के वीडियो में कहा था कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में होगी और इसकी तफसीलात हम आपको बताएंगे, तो एग्जैक्टली बता सकते हैं कि कितने बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट किस किस सेक्टर में होने जा रही है? इसमें मैं आपको बता दूं कि फॉर एग्जांपल एक मेल्टिंग प्रोजेक्ट है, ये जो हमारे यहाँ धातों को मेल्ट करने का प्रोजेक्ट है, ये लग रहा है गवादर में जो तकरीबन 4.5 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है। इसके साथ साथ माइनिंग में जो है जो प्रोजेक्ट है वो तकरीबन 2 बिलियन डॉलर का है। अगर आप ये तफसील से जानना चाहें तो जो बिजनेस ग्रुप्स हैं जैसे चाइना एनर्जी है, ये फॉर्च्यून 500 कंपनी है, ये वाटर मैनेजमेंट में, एनर्जी में और ट्रांसपोर्टेशन में जो है वो इन्वेस्ट करेगी। इसी तरह से CREC है जो चाइनीज रेलवे है, वो ML1 का जो इटसेल्फ आपको प्रोजेक्ट आपको पता है वो $1 बिलियन का प्रोजेक्ट है। उसके ऊपर आखिरी जो मराहिल है अब इंशाल्लाह ताला वो जो है वो हमारे शुरू हो चुके हैं। तो मिल मिला के ये तकरीबन मैं समझता हूँ कि तकरीबन अराउंड 15 से 20 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि इस दौरे के नतीजे में इंशाल्लाह पाकिस्तान में हासिल होंगे। तो फवाद साहब, ये जो मंसूबे हैं ये सिर्फ CPEC के मंसूबे हैं या इसके अलावा जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो भी इसमें शामिल है? इनमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ज्यादा शामिल है। ये जो मंसूबे एक्चुअल में जो चाइना में जो बड़ी कंपनीज हैं वो तो आपको मालूम है कि वो स्टेट ओन है और उनके प्रोजेक्ट्स तो आप उनको लेकिन उनकी जो ऑपरेशनल नौयत है वो प्राइवेट है, लेकिन उनकी जो शराकत दारी है वो जाहिर है कि ओनरशिप बेस्ड है। लिहाजा ये आप इसको आप कह सकते हैं कि ये गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके स्पॉन्सर्ड मंसूबे होंगे। इसके अलावा भी मैं आपको ये जरूर बताना चाहूँगा कि जो प्राइम मिनिस्टर ली हैं
उन्होंने ये बात कही है और पाकिस्तान को ये एडवाइस की है। उन्होंने कहा देखिए ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनना था ये इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, और इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाइना की मदद से अब पाकिस्तान में बना है, इस किस्म का जो रोड नेटवर्क है ये साउथ एशिया में शायद ही किसी और मुल्क के पास हो। अब वो उनका ये मानना था, उनका ये कहना था कि आप इसमें दीगर ममालिक को भी शामिल करें, और सी पैक की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इनको सिर्फ चाइना सेंट्रिक नहीं होना चाहिए बल्कि मजीद ममालिक जो हैं वो भी आए। ये अहम बात है और इस पर पहले भी बात हो चुकी है। और आपको याद है कि मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरब जब पाकिस्तान आए थे तो उन्होंने भी मुख्तलिफ MOU साइन किए थे। $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात की थी, जिसमें $8 बिलियन की सिर्फ ऑयल रिफाइनरी थी, लेकिन ऑन ग्राउंड वो इन्वेस्टमेंट आते हुए अभी तक हमें नजर नहीं आई है। इसलिए कितना पुरुमीद रहे हम कि जो चाइना में प्राइवेट कंपनीज है वो पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करेंगी। और ख़ासतौर पे हमें अपने एंड से भी देखना है कि जो हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना रहे हैं वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ हम उनको फराहम करने की पोजीशन में है या नहीं है। जो हमारे यहाँ जो स्पेशल इकोनॉमिक, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। ये तो अब हमारे ऊपर है कि हम कितने अच्छे तरीके से तैयार हैं और इस इन्वेस्टमेंट को हम किस तरह से प्लेस करने में हम कामयाब होते हैं या नहीं होते। ये तो जाहिर है कि हमारी अपनी जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज हैं उनकी कारकर्दगी कितनी अच्छी रहेगी उसके ऊपर है। चाइना ने तो कमिटमेंट्स अपनी जो हैं वो दे दी हैं। ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल आपकी बात सही है। और मैं आपको ये बताऊं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब पिछले 1 महीने में 4 मीटिंग्स ले चुके हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की, और अब आते ही वो दोबारा ये मीटिंग ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हमारी बनी है वो अब तक क्या कर रही हैं कि वो ज़मीन बेचती हैं, जितने पैसे मिलते हैं उससे डेवलपमेंट करती हैं। अब उसके नतीजे में ये तमाम जो बिजनेस है वो प्रॉपर्टी का बिजनेस ज़्यादा हो गया है और इंडस्ट्री लगना वहाँ पे कम हो गया है, क्योंकि इंडस्ट्री तो प्लग एंड प्ले मांगती है। Exactly. तो अब हमने एक पॉलिसी चेंज की है। हमने ये कहा है कि बेशक आप थोड़ा डेवलपमेंट करें, लेकिन आप डेवलपमेंट करें और जब आप प्लॉट बेचें तो वो मुकम्मल डेवलप्ड होना चाहिए, ताकि जो इंडस्ट्री वहाँ पे आना चाहे वो फौरी तौर के ऊपर अपना काम जो है वो शुरू कर सके। और यही हमने, और स्पेशली आपको मालूम है जो इधर सिंध में धाबे जी के ऊपर जो डिले हुआ, पंजाब में भी जो फेडमिक और पैडमिक की जो SCZs थी, इलामा इकबाल और दीगर, उनमें जो वो अप टू द मार्क नहीं थी, लेकिन अब वज़ीर-ए-आज़म इसको जो है वो जोर लगा रहे हैं कि ये सारा जो SCZs हैं ये तैयार हो हमारी जब इन्वेस्टमेंट्स आए। हाँ, क्योंकि देखिए ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान जो कर्जा है, बैरूनी कर्जा, वो मज़ीद कर्जा लेके उतार रहा है। हम देखें अगर आपके पिछले 2 साल में जो टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट आई है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, वो $3 अरब की है, लेकिन आपका जो बैरूनी कर्जा और वाजिबात है वो $95 अरब से बढ़कर $127 अरब तक पहुँच चुका है। तो ये हमारी बड़ी वीकनेस रही है और सवाल इस पर उठता है कि क्या हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि हम इन्वेस्टमेंट बाहर से अट्रैक्ट कर भी सकें या ना कर सकें। नहीं, इन्वेस्टमेंट तो देखिए बाहर से जो कर्जों की, तो देखिए अभी आपका अगर आप डेट टू GDP रेशो देखें तो वो तो कम हुआ है ना। तो इसीलिए कम हुआ है कि हुकूमत की जो इस वक्त पॉलिसी है विज़ फिस्कल मैनेजमेंट की वो कामयाब हो रही है, और कर्जे हमने तो नहीं लिए हुए। अब यही तो प्रॉब्लम है जो मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके से आप अपना करंट अकाउंट खसारा पूरा करते हैं या जो आपकी अदायगियां हैं वो पूरा करते हैं, वो मजीद कर्जा लेके ही कर रहे हैं ना। इन्वेस्टमेंट तो पाकिस्तान में $3 बिलियन की आई है, जिसको बढ़ाने की जरूरत है, और उम्मीद करते हैं कि ये जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टर्स जो कह रहे हैं कि हम आके वहाँ पर इंडस्ट्री लगाएंगे, वो पूरा भी करें अपना ये दावा, ताकि पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का एलिमेंट जो है वो बढ़े। नहीं, ये बात तो आपकी सही है ना कि कमिटमेंट्स उन्होंने किए हैं, और अब FDI जो है वो उस पर बढ़ेगा ही तो पाकिस्तान का फायदा है। एक्सपोर्ट्स हम बढ़ा सकेंगे तभी हम ये अपना जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको हम कम कर पाएंगे। लेकिन असल बात यह है कि देखिए आपने कर्जा इतना ज्यादा ले लिया है पिछले 10 सालों में कि उसको उतारने में तकलीफ होती है। और जब भी हम ग्रोथ के ऊपर जाते हैं तो हमारा फिस्कल बैलेंस आउट हो जाता है, जब हम फिस्कल को करते हैं हमारी ग्रोथ इफेक्ट होती है। सो ये एक फंडामेंटल प्रॉब्लम तो हमारे साथ है, लेकिन इसको दूर करने का यही तरीका है जो वज़ीर-ए-आज़म ने पहले दिन से ये बात कही कि हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है। और पाकिस्तान फैज़ साहब, इसके अलावा जब आप लोग गेस्ट टूर पे तो ये भी बात हो रही थी कि जो $4 बिलियन का लोन है चाइना के साथ, उसको रोल ओवर किया जाएगा। क्या इस हवाले से कोई मुस्बत पेशरफ्त हुई है? देखिए जी, वो उसके ऊपर भी बातचीत हुई है। उसके अलावा हम चाहते हैं कि चीन का साथ जो हमारा, आपको मालूम है कि इस वक्त जो ट्रेड डेफिसिट है
वो ज़्यादा है और चीन की तरफ पलड़ा बहुत झुका हुआ है। तो हम दो बातें और हम चीन से ये चाहते हैं कि एक तो चावल का हमारा इंपोर्ट का कोटा 1 मिलियन जो चावल है वो मेट्रिक टन चावल जो है वो चीन हमसे खरीदे, और दूसरा ये जो सीमेंट क्लैंकर है ये हमसे खरीदे। इन दोनों के ऊपर बात हुई है। इन दो चीज़ों से ही तकरीबन $1 बिलियन का फ़ायदा जो है वो पाकिस्तान में होता है और हम $1 बिलियन की ट्रेड अपना बढ़ा सकते हैं। सो चाइना ने इन तमाम बातों के लिए वर्किंग ग्रुप्स जो हैं वो तश्कील दे दिए हैं, और हमें उम्मीद है कि ये जो डिमांड्स हमने चाइना के सामने रखी हैं, जो हमारी ख्वाहिशात हैं, उनके मुताबिक अमल हो। और अफगानिस्तान को रिकग्नाइज करने के हवाले से कोई बात हुई चाइना से? अफगानिस्तान के ऊपर भी बड़ी डिटेल गुफ्तगू हुई है, और चाइना जो है वो इस मामले में पाकिस्तान की तरह ही सेंसिटिव है। वज़ीर आज़म का ये कहना था कि फ़िलहाल हमें हुकूमत में कौन है उसको भुलाकर जो लोग हैं अफगानिस्तान के, जो 4 करोड़ लोग वहाँ पे तकलीफ में हैं, उनके बारे में सोचना चाहिए, और दुनिया को चाहिए कि अपना हाथ बढ़ाए उन लोगों की मदद के लिए। और चीन भी इसी तरह के ख्यालात जो है वो रखता है। और इसके अलावा जो उज़्बेकिस्तान के सदर थे प्रेसिडेंट शवकत, उनके साथ भी डिटेल बात जो है वो हुई है, और यकीनन हम अफगानिस्तान के मामले के ऊपर सीरियसली आगे बढ़ना चाहते हैं। कल अहम मुलाकात हुई जिसका जिक्र आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया, ज़ोहराना दिया था, जिसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी हो, आसिफ अली ज़रदारी हो, उनकी मुलाकात हुई शहबाज शरीफ से, और वो कह रहे हैं कि हमारे आपस के इख्तलाफात बेशक हों लेकिन हम यूनाइट हैं एक इशू पर, और वो ये है कि इस हुकूमत से निजात दिलवानी है अवाम को। उस पर कह रहे हैं यूनाइटेड है। अभी तक ये फैसला नहीं किया है कि क्या लॉन्ग मार्च साथ होगा या अलग होगा। अभी तो फिलहाल अलग अलग लॉन्ग मार्च इन्होंने डिसाइड किया हुआ है, लेकिन अब कह रहे हैं कि कानूनी आईनी तरीका आजमाया जाएगा हुकूमत को गिराने के लिए। क्या हुकूमत को कोई खतरा है कि दोनों पार्टीज दोबारा एक हो जाएं तो हुकूमत के लिए मुश्किल हो सकती है? देखिए शहजाद, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि ये इकट्ठे हैं, ये तो तकल्लुफ के लिए कभी इधर हो जाते हैं कभी उधर हो जाते हैं, क्योंकि देखिए इनकी इस वक्त जो नौयत और हैयत है इस वक्त पीपल्स पार्टी और PMLN की, एक पार्टी पंजाब के बाहर कोई हैसियत नहीं रखती, दूसरी पार्टी इंटीरियर सिंध के बाहर कोई हैसियत नहीं रखती। तो चूंकि इन्होंने अपने कद इतने छोटे कर लिए हैं, उसकी वजह से इनको एक दूसरे के कंधे चाहिए खड़ा होने के लिए, तो ये यही करेंगे और ये भुला देंगे जो बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साथ नवाज शरीफ ने किया, या नवाज शरीफ के दौर में जो पीपल्स पार्टी का पंजाब को सरेंडर करना, जाहिर है कि कोई इतनी खुशकुन बात तो नहीं है, लेकिन बहरहाल ये तो उनकी माशाल्लाह बहुत पहल की आदत है जो इस तरह से कर रही है। हुकूमत में से कोई खतरा नहीं, इसलिए कि अभी आपने देखा कि सेनेट में जहाँ पे अपोजिशन को मुकम्मल अक्सरियत हासिल थी, वो वहाँ पर भी अपनी वोटें नहीं बचा सके। तो जितने नालायक हैं कि जहाँ मुकम्मल उनकी अक्सरियत है वो वहाँ भी अपनी वोटें नहीं बचा सके, तो वो वहाँ पे क्या कारकर्दगी दिखाएंगे जहाँ पे उनके पास अक्सरियत ही नहीं है। और मुझे ये लगता है कि ज़्यादातर ये जो मुलाकात थी ये मायूस ग्रोह की एक मुलाकात थी, और इससे ज़्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक, उसके बाद मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। कल आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने शहबाज शरीफ की दावत पर शहबाज शरीफ और मरीम नवाज से मुलाकात की, और उस मुलाकात के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें दोनों पार्टीज़ ने ये दोहराया कि हमारे दरमियान इख्तलाफात हो सकते हैं लेकिन हम यूनाइट हैं एक मौक़िफ़ पे, और वो ये है कि हुकूमत को घर भेजना है। मज़ीद अवाम इस हुकूमत को बर्दाश्त नहीं कर सकती और इसके लिए जो भी आईनी और कानूनी तरीका होगा उसको इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका जवाब आज फवाद चौधरी साहब ने दिया है। फवाद चौधरी का ये कहना है कि सेनेट में अपोजिशन की अक्सरियत होने के बावजूद बिल हम पास करवा लेते हैं, तो नेशनल असेंबली में तो हमारे नंबर इनसे कई ज़्यादा हैं। कल जो आपने जिस तरीके से पीपल्स पार्टी का सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन किया है शहबाज शरीफ के घर जाके, और जिस तरह से आपने ये फैसला किया है कि पीपल्स पार्टी का पंजाब में कोई सियासी किरदार नहीं होगा, और नवाज शरीफ एंड फैमिली ने फैसला किया है कि उनका सिंध में कोई सियासी किरदार नहीं होगा, कोई भी साजिश इमरान खान के खिलाफ कामयाब नहीं होगी। अगर एतमाद की बात हो रही है, इमरान खान की हुकूमत गिराने की बात हो रही है, कल जो मुलाकात हुई है, ये लोग तो सेनेट में जहाँ पे उनकी अक्सरियत थी वहाँ पर अपनी अक्सरियत साबित नहीं कर सके। कौमी असम्बली में तो ये बहुत पीछे है, ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे।
फवाद चौधरी कहते हैं सेनेट में अक्सरियत होने के बावजूद कुछ नहीं कर सकते, तो कौमी असेंबली में तो ये बहुत पीछे हैं। मजीद बात करेंगे। राना सनाउल्लाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हुकूमत अभी भी पूरा एतमाद है कि आप लोग मुलाकात कर लें, फिर भी कुछ नहीं होना, इन हाउस तब्दीली की कोशिश करेंगे, उसमें भी आपको नाकामी होगी क्योंकि सेनेट में अक्सरियत होने के बावजूद आप कुछ नहीं कर सकते। बात तो कहीं ना कहीं दुरुस्त नहीं है हुकूमत की, क्योंकि पार्लिमानी फोरम्स पे तो आप इकट्ठा ही हुकूमत का मुकाबला करने की कोशिश करते रहे हैं, जिसमें हमेशा अपोजिशन को नाकामी ही हुई है। देखिए, हुकूमत के तर्जमानों की या वज़रा की बदजुबानी जो है या उनकी जो बढ़ते हैं, इसके ऊपर तो आप ये तयन ना करें कि हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। मुझे आप ये बताएं कि जो हुकूमत सिर्फ 4 वोटों की अक्सरियत से बैठी हो, वो कैसे खतरे से जो है वो बाहर हो सकती है? वो हर वक्त खतरे में होती है जिसके पास 3 या 4 वोटों की अक्सरियत हो। और सेनेट में हाल ये है कि वहाँ पे 1-2 वोटों का फर्क है। बास कैलकुलेशन के मुताबिक हमारे 2 वोट बढ़ते हैं, बास के मुताबिक जब इवन वोट है। तो एक ऐसी हुकूमत जो सेनेट में जो है वो अक्सरियत ना रखती हो और कौमी असेंबली में सिर्फ 4 वोटों की अक्सरियत रखती हो, 172 कट ऑफ फिगर है और 176 इनके पास है, तो ये किस तरह से कह सकते हैं कि हम खतरे से बाहर? ये हर वक्त खतरे में है और किसी वक्त भी इनका धर्म तख्ता हो सकता है, किसी वक्त भी इनके खिलाफ अदम-ए-एतमाद हो सकता है। हाँ, लेकिन जब आप पिछले 1.5 साल से यही बातें कर रहे हो कि लॉन्ग मार्च करेंगे, अब तक लॉन्ग मार्च हुई नहीं है, पिछले 1.5 साल से इन हाउस तब्दीली की बातें कर रहे हो, अब तक आपको ये नहीं पता कि इन हाउस तब्दीली लाना कब है, अदम-ए-एतमाद का वोट लाना कब है, तो ऑब्वियसली हुकूमत तो कॉन्फिडेंट ही फील करेगी। हर बिल से पहले आप कहें कि इसमें हम हुकूमत को शिकस्त देंगे, उनके इत्तेहादी जो है उनको वोट नहीं करेंगे, लेकिन इत्तेहादी भी उनको वोट दे देते तो हुकूमत का एतमाद रहेगा ना फिर अपना। जहाँ तक लॉन्ग मार्च का संबंध है, तो लॉन्ग मार्च जो है वो 23 मार्च को हो रहा है, लेकिन अपोजिशन के इस मौक़िफ़ को आप पीछे नजर रखें लॉन्ग मार्च की सूरत में भी और अदरवाइज भी, कि अपोजिशन चाहती है कि वोट को इज्जत मिले और चीज जो है वो वोट की बीच आए। किसी गैर आईनी या गैर कानूनी तरीके को के ऊपर अपोजिशन जो है वो जाने का इरादा नहीं रखती। जी, तो राना साहब, कल शहबाज शरीफ साहब ने तो खुद इस बात का एतराफ़ किया है कि पीपल्स पार्टी तो बड़ी क्लियर रही है अदम एतमाद पर, कन्फ्यूजन हमारी पार्टी में थी, मुख्तलिफ आरा हमारी पार्टी में थी। तो कल जो सीसी का इजलास है, एक्सपेक्ट किया जाए कि नून लीग के जो एक डिवाइडेड ओपिनियन है वो किसी एक नतीजे पे पहुंचेंगे कि क्या अदम एतमाद की तरफ बढ़ना है या नहीं बढ़ना है? नहीं, देखें शहजाद इकबाल साहब, इसमें कोई 2 आरा की बात नहीं है। आप देखें कि कम से कम 10 से 15 लोग जो है वो पीटीआई के जो है वो अगर हमारा साथ दें तो तब अदम-ए-एतमाद जो है वो कामयाब हो सकता है, या फिर दूसरी सूरत में जो इनके दादी है MQM और क्यू लीग जो है वो इनका साथ जो है वो छोड़े। जहाँ तक क्यू लीग का या MQM का साथ छोड़ने का मामला है, तो हम कब उनको कह रहे हैं कि जी आप स्पीकर हैं असेंबली के तो आए हम आपको चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, या आपके पास 2 मिनिस्ट्री हैं तो आए हम आपको 4 देते हैं। हम तो असेंबली को रिजॉल्व करने और उसके बाद फ्रेश इलेक्शन की बात करते हैं, तो उसमें इत्तेहादियों को क्या मिलेगा? और जहाँ तक पीटीआई के लोगों का तल्लुक है, पीटीआई के लोग जो है वो हमारे साथ राब्ते में रहे हैं, अब भी राब्ते में हैं। और जब यूसुफ रजा गिलानी साहब का मामला था तो 22-23 लोग इनके हमारे साथ राब्ते में थे, लेकिन ये इतना आसान नहीं है कि हम उनके 10-15 बंदे जो है वो उनके साथ टिकट की कमिटमेंट करके उनको हम अपने साथ मिला लें। तो वहाँ पे जो हमारे आदमी है, जो कोई 2000 से कोई 5000 वोटों से जिनको हराया गया है, जिनके साथ ज्यादती हुई है और वो पार्टी के साथ खड़े हैं, तो हम इतनी आसानी से तो उन लोगों को जो है वो एक साइड पे करके तो इन लोगों को अकोमोडेट नहीं कर सकते। तो ये ऐसी मुश्किलात हैं कि जिसके ऊपर पार्टी में जो है वो 2 आरा रही है, और इस वक्त भी कोई ये इतना आसान काम हमारे लिए नहीं है कि हम अपने लोगों को जो है वो एक साइड पे कर दें और इन लोगों को जिनको एस्टेब्लिशमेंट ने 18 के इलेक्शन में जबरदस्ती जितवाया था, इनको जो है वो हल्के जो है वो इनके हवाले कर दें। ये तो सारी चीजें जो है ये पार्टी में डिस्कशन होती रहती है। अब इसमें अल्टीमेटली कोई फैसला अगर पार्टी कर लेगी, लीडरशिप कर लेगी, तो उसके ऊपर अमल हो जाएगा। तो कल की जो आप बात कर रहे हैं वो तो पिछले कई हफ्तों से यही आपका जवाब है, आपकी पार्टी में दीगर लोगों का जवाब है। तो कल की मुलाकात से फायदा क्या हुआ है जो आसिफ अली जरदारी साहब से, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से हुई है? देखिए, बड़ी सियासी जमातों के या कोई भी बड़ी हो छोटी हो सियासी जमातों की क़यादत जब मिलती है तो उसमें जमहूरियत को, उसमें
ओवरऑल जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है उसने एक रवादारी का, एक एतमाद का जो है वो कल्चर फरोग पाता है। और सियासी जमातों की लीडरशिप को इस तरह से जो है वो मिलते रहना चाहिए, मिलना चाहिए। ये जो कंटेनर कल्चर है कि हर वक्त गाली गलौज और हर वक्त जो है वो सियासी मुखालफत को जाती दुश्मनी की बुनियाद के ऊपर जो है वो तो बेशक राणा साहब मुलाकात होनी चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ जैसे शहबाज शरीफ आके कह रहे थे कि हर आईनी तरीका, हर आईनी और कानूनी तरीके को इस्तेमाल किया जाएगा, मैं कह रहा हूं उस पर अभी तक किसी नतीजे पे नहीं पहुंची है नून लीग। आज भी आपका वही मौकिफ है जो पिछले चंद हफ्तों से था। तो कल की मीटिंग में कोई इस बात पर इत्तेफाक नहीं हुआ है कि हमने अदम एतमाद कब लाना है और कितने लोग हमारी साइड पर हैं, इस पर तो कोई बात नहीं हुई ना कल। इसका मतलब है देखिए सियासी क़यादत या जो सियासतदान है वो तो बिल इत्तफाक भी मिले तो बात सियासत नहीं होती है। तो ये कैसे हो सकता है कि कल जो है वो इन चीजों के ऊपर बात ना हुई हो। इन्हीं चीजों के ऊपर बात तो हुई होगी जो हमारी लिमिटेशन है, जिसका मैंने जिक्र किया है, वो भी उनके सामने रखी होगी। उनका भी नुक्ता नजर जो है वो मियां शहबाज साहब ने सुना होगा। तो उसके ऊपर अब हमारी CEC की मीटिंग जो है वो अगले 1-2 रोज होने जा रही है। तो उसमें मेरा ख्याल है कि हो सकता है कि ये बात डिस्कस होने के बाद तो इसके ऊपर हतमी फैसला जो है वो कर लिया जाए। सही। राणा साहब अब ये बताइएगा कि आज सांगड़ में नून लीग के रहनुमा बल्कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उन्होंने दोबारा इल्ज़ाम ठहराया है यूसुफ रज़ा गिलानी पर। वो कहते हैं कि सेनेट में इजलास में वो ना आए, वो एक गलती थी, उनको खुद इस बात की सफाई पेश करनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि जितने वसाइल नून लीग ने खर्च किए हैं सिंध में किसी और ने कभी नहीं किए। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की तरफ से भी जवाब आया है, उन्होंने कहा है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब नून लीग वाजे करे कि क्या शाहिद खाकान अब्बासी साहब किसी और एजेंडे पे काम कर रहे हैं और क्या वो अपनी क़यादत से इत्तेफाक नहीं करते। तो एक दिन तो मुलाकात करते हैं आप, अगले दिन फिर अब्बासी साहब जो है वो ब्लेम कर रहे हैं कि गिलानी साहब नहीं आए उस वजह से इलेक्शन हार गए, उसकी वजह से बिल मंजूर हो गया। नहीं देखिए, मैं समझता हूँ कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब की नीयत पे शक नहीं करना चाहिए। अगर उन्होंने कोई बात की है तो उन्होंने दर्द से बात की है। और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की भी नीयत पे हमें बिल्कुल शक नहीं है। लेकिन बहरहाल उस दिन अगर वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करते तो वो खुद उनके लिए भी बहुत मुनासिब होता और अपोजिशन के लिए भी मुनासिब होता। लेकिन वो जो 5 आदमी जो बाप पार्टी के लेके लीडर की अपोजिशन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब बने थे, तो वो देखते रहे। लेकिन इससे एक और तासुर भी तो मजबूत होता है ना राणा साहब कि आपकी पार्टी में 2 मौक़िफ़, यानी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को मैं समझता हूँ कि अब आदमी शर्मिंदगी उठाना पड़ी है। वो हालांकि बड़े ऑनरेबल आदमी है, साबिक वो वज़ीर-ए-आज़म है, लेकिन वो तासुर जो आपकी पार्टी में 2 नजरिए वो मजीद मजबूत भी होता है ना कि शहबाज शरीफ कोई और बात कर रहे हैं, अब्बासी साहब कोई और बात कर रहे हैं। नहीं देखें, बात तो सेम वर्ड शायद अब अगर मैं नहीं कर रहा हूँ तो इसमें भी कोई अल्फाज का फर्क हो। लेकिन पार्टी का मामला ये होता है कि जब किसी भी इशू के ऊपर कोई डिस्कशन के बाद पार्टी फैसला लेगी उससे कोई बाहर नहीं है, ना शाहिद साहब बाहर है तो ना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक, इसके बाद मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। पाकिस्तान और IMF के दरमियान $6 अरब के कर्ज का प्रोग्राम बहाल होने के बाद IMF ने मजीद $1 अरब जारी कर दिए हैं। मगर प्रोग्राम की बहाली के बाद IMF ने यह भी वाजे किया है कि प्रोग्राम के मुस्तकबिल पर अभी भी खतरात मंडला रहे हैं। IMF ने जुमे को जारी होने वाली अपनी रिपोर्ट में जहां माशी रिकवरी को हौसला अफजा करार दिया है, वहीं महंगाई, इंपोर्ट्स और करंट अकाउंट खसारे में इजाफे को एक्सटर्नल पोजीशन में बिगाड़ की वजह करार दिया है। इसके अलावा IMF ने प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए एनर्जी सेक्टर इस्लाहात, रीफाइनेंस फैसिलिटीज को खत्म करने और डायरेक्ट टैक्सों में इजाफे समेत कुछ पुरानी शराइत पर अमल दरामद के लिए भी दोबारा जोर डाला है। IMF ने रिपोर्ट में खदशात का इजहार और तजावीज़ दी है, लेकिन हुकूमत IMF प्रोग्राम की बहाली को अपनी बड़ी कामयाबी करार दे रही है। और एक बार फिर ये दावे किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान को मुस्तकबिल में मजीद IMF प्रोग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 रोज पहले आलमी मालियाती जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा कि उन्हें लगता है कि मुल्की मईशत के लिए ये प्रोग्राम काफ़ी होगा और अगर मुल्क में 5 से 6% की बैलेंस्ड यानी कि मुस्तहकम ग्रोथ हो तो उन्हें नहीं लगता कि मजीद किसी IMF प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। हुकूमत के इन दावों के बाद सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान को अगले प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं होगी तो पाकिस्तान तकरीबन $13 अरब का करंट अकाउंट खसारा और अगले साल $15.5 अरब के बैरूनी कर्जों की अदायगी कैसे करेगा। और क्या हुकूमत आखिर तक IMF के शराइत पर चलेगी या इलेक्शन से पहले अवाम को रिलीफ देने के लिए दोबारा IMF के रोड मैप से हट जाएगी।
यही वो खदशा है जिसकी वजह से IMF ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तानी मईशत एक बार फिर दोहराए पर खड़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक 2020 के बाद मईशत ने मजबूत रिकवरी दिखाई है, लेकिन कोरोना की वबा, सख्त माली शराइत, खित्ते की सियासत में टेंशन और इस्लाहाती प्रोग्राम में ताखीर की वजह से मुल्की मईशत पर दबाव बरकरार रहेगा। रिपोर्ट में प्रोग्राम की बहाली को लेकर कुछ अहम तजावीज़ भी रखी गई हैं। IMF का कहना है कि स्टेट बैंक माशी इस्तेहकाम के खदशात ख़त्म करने के लिए हाउसिंग और तामीरात से मुतालिक 2 अहम इकदामात को वापस ले। फंड का मानना है कि हाउसिंग और तामीरात के लिए कर्ज स्कीम के बजाय इस इंडस्ट्री के लिए डायरेक्ट सब्सिडी प्रोग्राम का इंतजाम किया जाए। अहम बात यह है कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम से वजीर आज़म इमरान खान को कई उम्मीदें वाबस्ता हैं, जिसके तहत लोगों को घर बनाने के लिए आसान शराइत पर कर्जों की फराहमी की जाती है, लेकिन IMF ये सहूलत ख़त्म करने की बात कर रहा है। इसके अलावा IMF ने एक बार फिर तजवीज़ दी है कि पर्सनल इनकम टैक्स में इजाफा किया जाए और इसके लिए कानून साजी करके अगले माली साल से इसका इनकाद किया जाए। हुकूमत इन खदशात और मुतालबात और तजावीज़ पर क्या मौक़िफ़ रखती है, इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है वज़ीर ख़जाना के तर्जुमान मुज़म्मिल असलम ने। मुज़म्मिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुज़म्मिल साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, जो छठा रिव्यू है वो तो अप्रूव हो गया, लेकिन क्या हुकूमत कॉन्फिडेंट है कि IMF का जो प्लान है वो कामयाबी से मुकम्मल हो जाएगा? क्योंकि अपनी एग्जीक्यूटिव समरी में 2 इंपॉर्टेंट बातें कही IMF ने। एक तो उन्होंने ये कहा है कि जब से ये आगाज़ हुआ है 2021 अप्रैल से प्रोग्राम IMF का, तब से जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अनइवन रही है और कई ऐसे की फैसले थे, कमिटमेंट्स थी, जिनको रिवर्स किया गया। और आखिर में वो ये भी लिखते हैं, जो स्टाफ व्यू है उनका, वो ये कहता है कि जो प्रोग्राम है दैट रिमेन्स ऑन एक्सेप्शनली हाई रिस्क। देखिए शहजाद, बात यह है सबसे पहले तो कि अब जनवरी, आपको पता है फरवरी में हम आ चुके हैं। ये प्रोग्राम जो है सितंबर 2023 में लगभग ख़त्म हो जाएगा और इसमें 2 रिव्यूज़ हैं। अगर आपने IMF की रिपोर्ट में डिटेल देखा हो तो IMF ने हमें $3 अरब अभी तक दिए हैं, ये $1 अरब मिलाकर, और बाकी $3 अरब बाकी हैं। जो मेरी, अगर आप ओपिनियन, जो मेरा ख्याल है, मैं ये कहूँगा कि मेरी ओपिनियन के हिसाब से जो छठा रिव्यू था ना, वो इतना सख्त था, उसके आगे के जो 2 ये शराइत आपने जो बात की हैं, ये उसके आगे पीनट्स है। जब हमने स्टेट बैंक का अमेंडमेंट बिल पास करा दिया, हमने सारा कुछ कर दिया। पर्सनल इनकम टैक्स तो देखें, सब कह रहे हैं ना कि पर्सनल इनकम टैक्स, पाकिस्तान में इनकम टैक्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की शरह को बैलेंस करने की ज़रूरत है। अच्छा, मार्केट में या जो मीडिया में इस पे जो तज्जिया किया जा रहा है और वो सारा का सारा डाल दिया ओनर सैलरी वाले पे। देखिए, पर्सनल इनकम टैक्स एक डॉक्टर का भी टैक्स हो सकता है, एक रियल स्टेट का भी टैक्स हो सकता है, एक इंडिविजुअल का भी है। सैलरी वाले तो ऑलरेडी टॉप स्लैब में हैं, 35% देते हैं। आपको भी पता है, आप बहुत सारे लोगों को जानते हैं, तो वहां पे तो टैक्स का इशू ही नहीं है। हाँ, अगर वहां पे 10-12 स्लैब्स हैं, उनको 6 कर देंगे, 5 कर देंगे, तो वो उन पे कोई बर्डन नहीं आएगा। बट एट द एंड ऑफ द डे हमें इनकम टैक्स डायरेक्ट लोगों से लेना है और इसमें कोई 2 राय नहीं। और जो लोग टैक्स नहीं दे रहे उनको दायरे पे लाना है। नहीं, मुज़म्मिल साहब, एक सेकंड, अगर ये इतना बड़ा इशू नहीं है पर्सनल इनकम टैक्स, तो ऑलरेडी IMF की डिमांड थी, अभी आप मान लेते। और क्यों शौकत तरीन साहब इसको अपनी बड़ी कामयाबी बता रहे थे? जब उनसे पूछा गया कि सख्त शराइत मानी है, तो उन्होंने कहा जो सबसे सख्त शर्त थी वो पर्सनल इनकम टैक्स की थी, जो हम नहीं मान रहे ताकि बोझ अवाम पे ना पड़े। अब आप कह रहे हैं कि इससे तो बोझ बढ़ना ही नहीं है, इनकम टैक्स तो हमने लगाना है। पहले तो आप लोग ये कह रहे थे कि ये तो बड़ी कामयाबी है कि हम नहीं मानी IMF की ये शर्त हमने। देखें शहजाद, इसमें अगर आप इस पॉइंट को पढ़ें IMF की रिपोर्ट में, तो उसमें उन्होंने ये लिखा है कि अथॉरिटीज ड्राफ्ट करेंगी। उन्होंने हमें कहा है कि आप ड्राफ्ट करें इसमें और सजेशंस दें। उन्होंने हमें डिक्टेशन नहीं दिया और हमने भी जो उनसे टाइम मांगा था, हमने कहा था कि हम उसको अपने हिसाब से कि किस जगह टैक्स लगना है, किस जगह नहीं लगना है, किस तरह लगाना है, हम सजेस्ट करेंगे। तो अगर आप इस ड्राफ्ट को पढ़ें तो इसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है। उन्होंने ये नहीं कहा कि सैलरी वालों का आप ये कर दें, फला का ये कर दें। दिस सजेशन विल कम फ्रॉम अस, नॉट फ्रॉम IMF, बट अल्टीमेट गोल है कि इनकम टैक्स को बढ़ाना है। तो स्लैब्स अगर कम करेंगे तो आपको नहीं लगता कि कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका जो इनकम टैक्स है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि अब स्लैब्स 11 से 6 हो जाएंगे? नहीं, डिपेंड करता है ना। फॉर एग्जांपल मैं एक आपको बात बताता हूँ कि पहला अगर 30,000 से लेकर 40,000 तक पहला स्लैब था, हाँ। अगर हम उसको 30,000 से 50,000 तक फर्स्ट स्लैब में कर दें तो जो 45,000 वाले जो दूसरे स्लैब में जा रहे थे वो पहले स्लैब में आ जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस लाइन को क्रॉस करते हैं। हो सकता है कुछ लोगों की जो है टैक्स कैलकुलेशन बढ़ जाए, लेकिन हो सकता है बहुत सारे लोगों का टैक्स रेट कम हो जाए इफेक्टिव।
तो ये तो जब फाइनल होगा, पूरा ड्राफ्ट होगा, तो उस पर पता लगेगा। लेकिन इसका मतलब अभी तक जब शौकत तरीन साहब कह रहे थे कि हम इसको नहीं इंप्लीमेंट कर रहे और उसको कामयाबी बता रहे थे, वो आप लोगों ने सिर्फ डेफर किया था, मुस्तरद नहीं किया था आप लोगों ने। नहीं, देखें, हमने ये नहीं बोला था। उस वक्त ये था कि 450 अरब रुपए के इनकम टैक्स लगाएं। ये अभी कल से तो मीडिया में 160 अरब की बात चल रही है, और IMF की रिपोर्ट में तो लिखा हुआ ही नहीं है, ये कहीं कोई अमाउंट लिखा हुआ ही नहीं है। उस वक्त जो हमने 450 अरब रुपए के उन्होंने इनकम टैक्स की बात की थी, वो हमने खत्म करा दी, जो इस रिपोर्ट पे भी नहीं है कहीं। ये बात कर रहे थे हम। सही है, लेकिन इनकम टैक्स वाली जो शर्त है इनकी, या जो बेंचमार्क है, उस पर अमल दरामद करेगी हुकूमत। देखिए, पर्सनल इनकम टैक्स 24-23 करोड़ लोग हैं, 20 लाख लोग दे रहे हैं, तो हमें बढ़ाना तो है ना, लेना तो है लोगों से। तो ये कोई बुरी बात तो नहीं है। ये तो आप लोग भी सारे कहते हैं कि डायरेक्ट टैक्स लें, लोगों से लें, लेकिन आप कह रहे हैं कि स्लैब्स इस किस्म के होंगे कि एक आम आदमी पे, एक सैलरी क्लास पे या आम आदमी पे जो भी इनकम टैक्स दे रहा है उस पर मनफी असरात इसके नहीं आएंगे। साथ में ये भी बताइएगा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो रीफाइनेंस फैसिलिटी है उसको फेज आउट करने का भी कहा गया है। इसमें तो जाहिर सी बात है जितनी भी हमारी सब्सिडाइज क्रेडिट स्कीम्स है वो आ जाती हैं, चाहे वो एक्सपोर्ट रीफाइनेंस के हवाले से हो या फिर नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में हम सस्ता कर्जा दे रहे हैं, तो ये भी सब खत्म हो जाएगा, इसको भी फेज आउट करना पड़ेगा। नहीं, देखें, बात सुने, वो जो नया पाकिस्तान हाउसिंग वगैरह को स्टेट बैंक अपनी जेब से नहीं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसकी प्रोविजनिंग करता है। और दूसरी बात ये कि आपने एक और बात उसके नीचे पढ़ी नहीं, वो ये कह रहे हैं कि डेवलपमेंट फाइनेंस बैंक बनाए एक अलग से जो ये सारे काम करे। तो वो डेवलपमेंट फाइनेंस बैंक मतलब वही काम जो अभी अलग अलग बैंकों से कर रहे हैं, तो बाकायदा एक स्पेशलाइज्ड बैंक बनाए। तो इसको ये नहीं कहा कि खत्म कर देंगे, तो ये उसमें इंस्ट्रक्शंस है। जैसे मैंने आपको कहा शहजाद कि ये जो अभी जो 2 रिव्यू की शराइत है ना, ये तो कोई मसला ही नहीं है। जो असल जो छठा रिव्यू था उसकी असल थी, उसमें जो चीजें हमें करनी पड़ी वो बहुत एक जिसे कहते हैं टफ प्रायर कंडीशंस थी। अब तो ये मतलब कुछ है ही नहीं इसमें ऐसी चीज। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि ये प्रोग्राम खत्म करेंगे। और मुझे साहब मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप कह रहे हैं जो टफ कंडीशंस थी वो मीट कर चुके हैं, अब तो कोई मसला ही नहीं रह गया, फिर IMF क्यों कह रहा है कि जो प्रोग्राम है इट रिमेन्स ऑन एक्सेप्शनली हाई रिस्क? यार मेरा अपना ख्याल ये है कि मैंने जिस तरीके से पढ़ा है उसमें कुछ उन्होंने ऐसी बातें लिखी होंगी कि जैसे माजी में हुआ है कि इलेक्शन से पहले लोग डीरेल कर देते हैं। अब आप ये देखें कि हमने इलेक्शन 1.5 साल रह गए, हमारी पॉलिटिकल विल थी, हमने इलेक्शन को साइड में रखा, हमने सारे रिफॉर्म कर दिए। तो वो एक माजी के प्रेसिडेंट को आपने खुद भी अभी बात बोली कि इलेक्शन की वजह से हो सकता है कि गवर्नमेंट अपने रिफॉर्म एजेंडा को साइड पे रख दे, बट हमारी अगर वो नियत होती तो हम वो पहले कर चुके होते। दूसरी बात ये कि IMF ने अपनी एक रिपोर्ट में खुद वाजे किया है कि 2026 तक IMF भी नहीं देख रहा कि कोई नया प्रोग्राम आएगा। तो ये सिर्फ वजीर खजाना ने नहीं बोला, ये जो है IMF की इस रिपोर्ट में भी वाजे हुआ है सो फार। और तीसरी बात आपने जो बड़ी अच्छी बात बोली, मैं चाहता हूं कि लोगों को इसमें क्लैरिटी है। जैसे आपने कहा कि 15 अरब डॉलर अगले साल के लिए जो है कर्ज उतारना है, इस साल भी हम 13 अरब डॉलर उतारेंगे, और IMF से हमें जो है 1 अरब डॉलर अभी मिला है, और 3 सालों में हमें IMF से सिर्फ 3 अरब डॉलर मिले, और 3 अरब डॉलर हमने उनको वापस किए, और इस पीरियड में हमने 35 अरब डॉलर का कर्जा उतारा है। तो प्रॉब्लम ये नहीं होती, प्रॉब्लम ये होता है कि आपका कैश फ्लो जो है मूव होना चाहिए, और इंशाल्लाह ताला हमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। हमारे नेट रिजर्व्स भी बढ़ रहे हैं आने वाले दिनों में। बस एक रिस्क है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंटरनेशनली जो कमोडिटी सुपर स्पाइक है वो जो है कंट्रोल होना जरूरी है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जो फाइनेंसिंग की, ग्रॉस फाइनेंसिंग की बात कर रही है IMF, इसमें 2 बड़े स्विंग फैक्टर है, एक करंट अकाउंट और एक FDI। अगर इनमें से कोई भी चीज ऊपर नीचे हो जाए तो आपकी ग्रॉस फाइनेंसिंग की शक्ल चेंज हो जाती है। तो आई एम श्योर कि जैसे पिछले दिनों हमने 1.9 बिलियन डॉलर कर अकाउंट नीचे ले आए थे, और अभी आपने जनवरी के इंपोर्ट के नंबर भी देखे हों, तो हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि करंट अकाउंट को हम मैनेज कर गए हैं विद द हेल्प ऑफ द पॉलिसी एक्शंस। हाँ, लेकिन मुज़्ज़म साहब जो प्रोजेक्शंस हैं उसके मुताबिक भी जैसे 22-23 में भी तकरीबन 12 बिलियन डॉलर का आपका करंट अकाउंट खसारा होगा, 15.5 बिलियन डॉलर की आपकी डेट सर्विसिंग है। तो ये जो फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट है आप कह रहे हैं कि हम पूरी कर लेंगे विदाउट गोइंग टू IMF, क्योंकि जब आप IMF में होते हैं, खुद जैसे आप और शौकत तरीन साहब बताते रहते हैं कि चाहे आपने यूरो बॉन्ड इशू करना हो या कोई और मल्टीलैटरल लोन लेना हो, वो बड़ी आसान हो जाता है आपके लिए। तो आपको लगता है कि हमारी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है वो विदाउट बीइंग इन IMF प्लान भी इसी तरह पूरी होती रहेंगी?
देखिए वो होती इसलिए रहेंगी कि अगर आपके रिजर्व्स मेंटेन है, अगर आपका जो है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कंट्रोल में है, आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वेरिएबल जो है, अगर करंट अकाउंट वगैरह आप देखें फिस्कल की उन्होंने 3.5% की प्रोजेक्शन कर दी है, तो वो अगर चीजें होंगी तो आपको लेंडर पैसे देता रहता है। अगर आपकी जो है इंपोर्ट कवर अच्छा नहीं होगा, आप डिफॉल्ट की तरफ जा रहे होंगे, तो फिर आपको पैसे नहीं मिलते। जैसे मैंने आपको कहा कि अभी 3 सालों में IMF से सिर्फ हमें $3 अरब मिले और हम $35 अरब का कर्जा उतार चुके हैं, और मतलब उतना हमने दूसरी सोर्सेज से लिए भी पैसे, ऐसी बात नहीं हमने लिए भी। तो ये जो है ना IMF का प्रोग्राम का मतलब ये होता है कि यू नीड टू बी डिसिप्लिन। हाँ, अगर हुकूमत डिसिप्लिन नहीं रही, जैसे माजी में हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी ने, नून ने किया था, फिर आपको लेंडर्स पैसा देना रोक देते हैं। तो ये एक टेस्ट है हमारी गवर्नमेंट का। अभी तक तो हम पास कर रहे हैं। लेट्स होप कि इलेक्शन से पहले अभी भी हमारी गवर्नमेंट की, आपने सुना होगा शौकत तरीन साहब से भी, प्राइम मिनिस्टर से भी, कि मैं अगले इलेक्शन को नहीं देख रहा, मैं अगली जनरेशन को देख रहा हूं। तो दैट विल बी द मोटो, और लेट्स होप वी स्टिक टू इट। हाँ, और IMF इसलिए कह रहा है कि पाकिस्तान की मईशत जो है क्रॉस रोड्स पर है, क्योंकि होता यही है कि जो फैसले किए जाते हैं, जो रोड मैप होता है, जब प्लान खत्म हो जाता है तो हुकूमत जो है वो उससे पीछे हट जाती है। अभी इस महीने की मिसाल ले लें, आप लोगों ने 4 रुपये जो बढ़ाने थे लेवी, वो आपने बढ़ाई नहीं, उल्टा कम कर दी, जबकि IMF कह रहा है कि इसको 30 रुपये तक आप लेके जाएं। तो जब इलेक्शन ईयर स्टार्ट होगा, जब आप प्लान से निकल जाएंगे सितंबर 2022 में, तो क्या जो रोड मैप IMF का है कि आप अपनी इकोनॉमी को डिस्टॉर्शन से दूर रखें, उसी पे आप चलते रहेंगे, या इलेक्शन साल की वजह से आप आवाम को रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए वो इकदाम लेंगे जो कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के खिलाफ जा रहे होंगे? देखिए शहजाद, हमने ना 1 दिसंबर को भी जब IMF से एग्रीमेंट कर दिया था, तो प्राइम मिनिस्टर ने प्राइसेस नहीं बढ़ाई थी, लेकिन 5 दिसंबर को फिर हमने बढ़ा दी थी। तो ये एक वजीर आजम ने, आप अगर देखें समरी भी मैंने निकाली थी, उसको डेफर किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई अब ये लकीर है, अब पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ेगी। अगर देखें आलमी मार्केट में बढ़ेगी, वी डोंट हैव एनी चॉइस, और हमें बढ़ानी पड़ेगी, और इस वक्त बढ़ी हुई है। नहीं, आपने तो लेवी भी कम की है ना, क्योंकि ऑब्वियसली कहीं से गुंजाइश पैदा करनी थी। वो हमारा, देखें हम जब IMF प्रोग्राम में गए थे तो 4 रुपए से हम 17 रुपए तक लेवी ले गए थे, तो हमने उसमें जो है काफी हद तक प्रोग्रेस भी की थी। हम इसमें आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, लेकिन हमें एक बैलेंस क्रिएट करना है। बट दिस इज नॉट कोई ये इलेक्शन ड्रिवन कोई वो चीज नहीं थी, और ये डेफर किया मैंने, जैसे आपको कहा कि हो सकता है कि 15 तारीख को अगर आलमी मार्केट में कीमतें इसी तरह रही तो करना पड़ेगा हमें। ये चॉइस हमारे पास अब नहीं है, ये वक्ती तौर पे हो सकता है 2, 4, 8, 10 दिन, 15 दिन के लिए। सही है। तो आप सेटिस्फाइड है कि दोबारा IMF में नहीं जाना पड़ेगा पाकिस्तान को, जैसे कि शौकत तरीन साहब भी कह रहे हैं? मैं तो काफी मतलब 1-1.5 साल से इस व्यू पे हूं, क्योंकि जितनी ज्यादा ये कोशिश कर रहे हैं कि अननेसेसरी चीजों को कट करने के लिए, वो डायरेक्शन वो, अब आप छोटी सी एग्जांपल ले लें कि ये जो इस वक्त क्राइसिस है, 2008 में हुआ था, 6 महीने में पाकिस्तान जो है बैंकरप्ट हो गया था। अभी भी इतने बड़े क्राइसिस, ये 8वां 9वां महीना है, हमारे ऑल टाइम हाई रिजर्व्स हैं, तो हम पॉलिसी एक्शन साथ साथ ले रहे हैं, और वही हुकूमत कामयाब होगी जो सख्त फैसले लेगी, और ये हुकूमत उससे अभी तक पीछे नहीं हटी, और ये सबके सामने है। सही, क्योंकि IMF ने जो प्रोजेक्शंस दी हुई हैं वो वैसे तो देखने में ठीक लग रही है, लेकिन नून लीग के जो आखिरी कुछ टाइम था IMF का, उसमें भी इसी किस्म की प्रोजेक्शंस थी, लेकिन उसके बाद जब प्लान खत्म हो जाता है तो वो प्रोजेक्शंस तब्दील हो जाती हैं हुकूमत के इकदाम की वजह से। एक आखिरी सवाल कि जो GDP ग्रोथ है, वो प्रोजेक्शंस तो IMF की बिल्कुल मुख्तलिफ है, इस साल की भी और अगले साल के लिए भी। आप एक्सपेक्ट करें इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो 5.5% से होगी, IMF कहता है 4% होगी। नहीं शहजाद, हम कह रहे हैं 4.8 जो हमारी ऑफिशियल प्रोजेक्शन है, और आई थिंक कि हम वी आर ऑन टारगेट। ये अभी हाई बेस हुआ है, 5.37 हो गए, तो उसकी वजह से कुछ लोगों का डाउट है कि 1-8% नीचे हो सकती है, बट स्टिल मेरी कैलकुलेशन कहती है, जिस तरह के एग्रीकल्चर के नंबर हैं, लेट्स होप के वीट के भी बुरे ना हो, तो वी आर ऑन टारगेट फॉर 5%। और IMF कह रहा है 4%, तो IMF की प्रोजेक्शंस लोअर साइड पर हैं, बहुत कंजर्वेटिव है। लास्ट ईयर भी उन्होंने 1% कहा था, फिर वो अब 5.37 आ गया, तो जरूरी नहीं है कि वो जो कहेंगे वो सब सही हो जाए। हम भी ग्राउंड पे बैठे हैं, हमें भी नजर आ रही हैं चीजें हमारे हिसाब से, और इसी तरीके से क्योंकि आप कह रहे हैं कि ग्राउंड पे बैठे हुए चीजें नजर आ रही हैं, तो IMF को शायद ये भी दुरुस्त नहीं नजर आ रहा कि जो करंट अकाउंट खसारा है वो सिर्फ $13 बिलियन का होगा, शायद इससे ज्यादा ही होगा जो नंबर्स इस वक्त हमारे सामने आ रहे हैं। इस साल तो देखें 9 हो गया है ना, 9 हो गया, हो सकता है 13-14 पे चली जाए। अगले साल सारा का सारा प्ले है कमोडिटी प्राइसेस पे, और अगले साल अगर हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं,
मैं काफी होपफुल इस 6 महीने का भी हूं। देख लें आप, जनवरी में हमारा जो है करंट अकाउंट दिसंबर में 1.9 आया था, इस दफा $1 अरब से नीचे आ जाएगा। तो हमारी इंपोर्ट्स में 22% की जो है ना गिरावट आई है सिर्फ जनवरी में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आगे आप देखते रहे मुज़म्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।